तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम अपने डे 10 ऑफ मास्टर सीरीज़ मतलब जो हम 50 दिन सोचे थे उसके 10वें दिन पे पहुंच गए हैं। जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें सारे रिमेनिंग टॉपिक्स जो जो बचे हैं वो सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, चाहे वो पोस्ट पॉजिटिविज्म हो, पोस्ट पॉजिटिविज्म हो, मेजरमेंट स्केल्स हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो। ये सारे वो मेन गोल टॉपिक्स हैं जिनसे आता ही है और बच्चों को ये बिल्कुल समझ नहीं आते। अब अभी तक बात क्या थी कि पिछले 2-3 लेक्चर में मैंने आपको इतनी इजी चीज़ें इजी तरीके से समझाई कि आपका बेस पूरा बन गया होगा, है ना। चाहे वो वेरिएबल्स हो, चाहे टाइप ऑफ रिसर्च हो, चाहे इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव अप्रोच, है ना, टॉप बॉटम अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, सैम्पलिंग, सब। तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं गोल्ड टॉपिक्स जो आते हैं एग्ज़ाम में और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, आप की पॉइंट्स नोट करते जाना, ठीक। तो डे 10 में अब मैं बताऊं तो शुरुआत करते हैं पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में। वैसे तो आपने देखा होगा कि बहुत से टीचर्स, बहुत से लोग इसको सबसे पहले पढ़ाते हैं, बट हम इसको लास्ट में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए जितनी मेन चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको पहले पढ़ा दी जाए। ये थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट आ जाता है, तो मुझे लगता है कि ये आपको बाद में पढ़ाना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ। ओके, तो हम PYQs भी लाएँ, एग्जाम्पल्स भी लाएँ, सब कुछ लाएँ, ग्राफ्स भी लाएँ, बस आप दिल थाम के बैठिए और समझते जाइए कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बात हम करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की। तो क्या पढ़ने वाले बच्चे हेडिंग डाल चुके हैं अपनी कॉपी में पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म? अगर नहीं डाली है तो अब डाल लो और जान लो ये क्या है। ये सबसे पहली बात, ये तो एक रिसर्च की फ़िलॉसफी है कि हाउ डू वी नो वॉट वी नो। हमें कैसे पता लगेगा कि हम क्या जानते हैं, समझ रहे हो। आज बताओ कौन से कलर से पढ़ना पसंद करेंगे आप? येलो तो हम रोज़ पढ़ा रहे हैं ना। ग्रीन से चलते हैं आज, ठीक है। पॉजिटिव रहते हैं, हील होते हैं नेचर की तरह, ठीक। तो पेपर 1 में आज हम क्या जानेंगे, व्हाट इज़ पॉजिटिविज्म। और ये क्या था, द ओनली स्कूल फैक्ट्स, जहाँ केवल फैक्ट्स की बातें हो रही थी, कोई और फालतू बात नहीं, केवल फैक्ट्स पे चल रहे थे। पॉजिटिविज्म ओनली फैक्ट्स। पॉजिटिविज्म क्या है? पॉजिटिविज्म इज़ आ रिसर्च फिलोसफी। क्या है? रिसर्च की एक ऐसी फिलोसफी है जो कहती है ओनली वॉट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ध्यान से सुनना, ओनली वॉट कैन बी ऑब्जर्व्ड, measured and verified through empirical sensory evidence is real knowledge। इनका कहना है जो पॉजिटिविज्म फिलोसफी है उसमें बात ये आ रही है कि ओनली वॉट कैन बी ऑब्जर्व, जो चीज़ ऑब्जर्व की जा सकती है, मेज़र की जा सकती है, वेरीफाई की जा सकती है थ्रू एम्पेरिकल एविडेंस, कुछ सबूत के साथ, दैट इज़ सेंसरी एविडेंस इज़ द रियल नॉलेज, वही रियल नॉलेज है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा सा इत्मीनान से देखो, अभी सब चीज़ें समझ में आएंगी। हम बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, अभी बस आपको इत्मीनान से बैठना है, ठीक। मैंने आपको बताया था रिसर्च क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है ना। रिसर्च क्या होता है? सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस। तो जो हम रिसर्च की प्रोसेस कर रहे हैं उसमें जो फिलॉसफी आई हमारे पास, रिसर्च फिलॉसफी, उसमें पॉजिटिविज्म एक टर्म आया है और एक आया है पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर जो हैं वो हैं अगस्ते कॉम्टे, ठीक। तो पॉजिटिविज्म में क्या कहा जा रहा है? ओनली वॉट कैन बी ऑब्जर्व्ड, मेजर्ड, वेरीफाइड थ्रू एम्पेरिकल एविडेंस इज द रियल नॉलेज। इट कम्स फ्रॉम अगस्ते कॉम्टे इन द 19th century। हेंस साइंस इज द मॉडल, इफ़ यू कांट टेस्ट इट इट्स नॉट नॉलेज। उनका कहना है कि साइंस जो है वो एक मॉडल की तरह है, अगर तुम उसमें टेस्ट नहीं कर पा रहे हो कि एसिड बेस मिलके सोल्ट बनाएगा, अगर ये चीज़ तुम टेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो वो नॉलेज नहीं है, ठीक। तुम जो भी चीज़ जानते हो, जो भी तुम्हारी नॉलेज है, वो रियल नॉलेज तभी मानी जाएगी जब तुम उसको ऑब्जर्व कर पाओ, मेजर कर पाओ, टेस्ट कर पाओ, वेरीफाई कर पाओ, ठीक। आ गया समझ में? तो पॉजिटिविज्म किसने फाउंड किया था? अगस्ते कॉम्टे। इसमें रियलिटी ऑब्जेक्टिव मानी जाती थी, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब
रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया तभी वो चीज़ अचानक से हो गई। रियलिटी इज़ ऑब्जेक्टिव। क्या है? रियलिटी ऑब्जेक्टिव। और नॉलेज क्या है? ओनली थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। जो चीज़ तुम्हारे ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट दोनों में आ जाए, दैट इज़ पॉजिटिविस्ट अप्रोच। ये ऐसे आता है कि ऐसे लंबी लंबी आपकी लाइन दे दी जाएंगी केस स्टडी की, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें पॉजिटिविज्म अप्रोच लग रही है, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच लग रही है। आ रहा है समझ में? इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है और इसीलिए आपको इतना बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है जो आपको समझना है। अगली बात अगर हम करें तो अगली बात में हम ये जानेंगे कि इसमें रिसर्च मस्ट बी वैल्यू फ्री, रिसर्चर इज़ न्यूट्रल। मतलब रिसर्चर न्यूट्रल होना चाहिए। ये नहीं कि उसका इंटरेस्ट, उसकी चीज़ें आ रही हैं, उसके बिहाफ पे चीज़ें बन रही है, नहीं। रिसर्च मस्ट बी वैल्यू फ्री। यूजेस क्वांटिटेटिव मेथड। अब देखो ये जो क्वांटिटेटिव मेथड आया, अब कल जो मैंने आपको पिछले 3 दिनों में बार बार बताया, क्वांटिटेटिव 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 मतलब काउंट, मतलब नंबर, मतलब स्टैटिस्टिक्स। तो हम पॉजिटिव अप्रोच में क्या लगा रहे हैं? क्वांटिटेटिव मेथड। इसका गोल क्या है? हमारा गोल है कि प्रिडिक्शन इन द कंट्रोल ऑफ फिनोमेना। ऐसा समझ लो पॉजिटिविज्म में हमें कोई चीज़ टेस्ट करनी है तो हमें उनमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसमें क्वांटिटेटिव मेथड लगा रहे होंगे और इसका हमारा गोल रह रहा होगा कि प्रिडिक्शन इन द कंट्रोल ऑफ फिनोमेना। ठीक। लॉ लाइक जनरलाइजेशंस आर पॉसिबल, लाइक साइंस includes the only valid knowledge model. For example, we have measuring the effect of study hours on the exam scores. हम स्टडी आवर्स का इफेक्ट देख रहे हैं एग्ज़ाम स्कोर्स में, तो हम एक स्टैटिस्टिकल डेटा पे बात करेंगे ना, उससे ऑब्जर्व करेंगे ना कि कितने घंटे पढ़ने का कितना इफेक्ट आ रहा है एग्ज़ाम में, है ना। तो डैट इज़ कि हम क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज़ कर रहे हैं किस में? पॉजिटिविज्म में। पिछले 4 मिनट से जो मैंने आपको बात समझाई, मुझे लगता है वो समझ आ गई होगी। जैसे कि इसमें इफेक्ट ऑफ स्टडी आवर्स ऑन एग्ज़ाम स्कोर आ गया है, स्कोर्स आ गया है, तो मैं आपको बताऊं कि जो हम ये मास्टर सीरीज़ कर रहे हैं, इट्स नॉट अ प्रमोशन, इट्स जस्ट थिंग कि आपको जानना ज़रूरी है अगर आप नए हैं, कि हम आपको अभी तो हमारे 10 दिन ही ये हो रहे हैं, 40 दिन और हैं जिसमें और बड़ा धमाका होने वाला है और अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ें आपको देने वाले हैं हम। बट द थिंग इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपको इसमें सिर्फ कितने स्टडी आवर्स देने हैं? मैक्सिमम 4। मैक्सिमम 4 मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आधा पौना घंटे का मैं आपको पेपर 1 देती हूँ और 1-1.5 घंटे का मैं आपको पेपर 2 का कंटेंट देती हूँ डेली। पेपर 2 इंग्लिश है तो आपके लिए सारी चीज़ें सॉर्टेड है, और पेपर 2 नहीं है तो आप पेपर 1 पे रिलाई कर सकते हो। ठीक, हमारे चैनल पे। ठीक। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि डेली मेरी तरफ से आपको जो 2-2.5 घंटे का काम है वो करना है। बचा हुआ जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, अभी बीच बीच में मैं आपको कुछ कुछ होमवर्क दूंगी, वो आपको करना है। तो मैक्सिमम 4 घंटा, मैक्सिमम मतलब आप अपने मन से भी चीज़ें पढ़ना चाहोगे ना तब वो 4 घंटा बैठेगा, वरना आप 3 घंटा, तो मान लीजिए कि 2.5-3 घंटे में हो जाती हैं चीज़ें। मतलब आप ये समझ लो कि डेली एक मूवी देख रहे हो, है ना। क्या पता ये मूवी देखते देखते या देखते देखते आपकी मूवी बन जाए, यहाँ पर जो चीज़ पाना चाहते हैं वो आपको मिल जाए, है ना। सो इट्स अ जर्नी, बी कंसिस्टेंट इन इट। अब मुझे लगता है आपको पॉजिटिविज्म समझ में आ गया होगा। अब वहीं पे हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की, जो इसके बाद आई। तो ये किसने फाउंड की है? ये कार्ल पॉपर, थॉमस कुन और लेकेटॉस। ये 3 फिगर, इनको नाम आपको याद रखना है। और इनका कहना था कि रियलिटी एग्जिस्ट बट कैन बी इम्परफेक्टली नोन। रियलिटी एग्जिस्ट करती है बट वो इम्परफेक्टली नोन होती है, परफेक्टली नोन नहीं होती है। ठीक। रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव डज अफेक्ट फाइंडिंग्स। मतलब आपको कोई चीज़ मिल रही है, उस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, ये डिफ़र कर सकती हैं चीज़ें। ये इनका कहना था कि जो रिसर्च होनी चाहिए वो वैल्यू फ्री होनी चाहिए, रिसर्चर न्यूट्रल होना चाहिए। बट इनका कहना, क्योंकि ये इसके बाद आए तो वो उसमें थोड़े से चेंजेस कर रहे थे, तो उनका कहना था कि रिसर्चर्स के पर्सपेक्टिव से जो फाइंडिंग्स है वो अफेक्ट की जा सकती हैं। इनमें नॉलेज क्या था? ओनली थ्रू ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट, बट इनमें नॉलेज था प्रोबेबिलिस्टिक और नॉट सर्टेन। ठीक। इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड दोनों लग रहे हैं, मतलब मिक्स मेथड लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर बिगिनर हैं
और कंसिस्टेंट इन सीरीज में तब भी आपको आता होगा, अगर बिगनर नहीं है तब भी आपको आता होगा। क्वांटिटेटिव नंबर्स, क्वालिटेटिव क्वालिटी, कंटेंट जिसमें कंटेंट की बात हो रही है, ठीक, क्वालिटी की बात। गोल, इसमें गोल क्या होना चाहिए, जैसे इसमें गोल क्या था, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ फिनोमेना, बट इसमें गोल क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट प्रेडिक्शन। इसमें आप प्रेडिक्शन नहीं करेंगे क्योंकि क्वालिटेटिव अप्रोच भी लग रही है, तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग भी आएगी, ठीक, जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नो क्लेम टू परफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी, कोई ऐसा क्लेम नहीं करना है आपको, जैसे इसमें ये कह रहे थे कि रियलिटी ऑब्जेक्टिव पॉजिटिविज्म में, बट पोस्ट पॉजिटिविज्म में कहना था कि कोई क्लेम नहीं करना है आपको परफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी का, ठीक। थ्योरीज आर फेलिएबल, मतलब मस्ट बी ओपन टू रिवीजन। ऐसा नहीं है एक थ्योरी आपने बना दी तो वो वही चलती रहेगी 20 सालों तक, है ना, वो फेलिएबल होंगी, मतलब ओपन टू रिवीजन, आप उनको रिवाइज कर सकते हो, उन पर फिर से रिसर्च करके चीज़ें चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्टडिंग टीचर मोटिवेशन विद मिक्स्ड मेथड्स। आ गया समझ में, हम टीचर मोटिवेशन देख रहे हैं मिक्स्ड मेथड से। सिंपल एनालॉजी आपको क्या याद रखनी है कि पॉजिटिविज्म में क्या है, अ डॉक्टर हु ओनली ट्रस्ट ब्लड टेस्ट नंबर्स टू डायग्नोस। पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या है कि हमको रिजल्ट चाहिए, हमें टेस्ट चाहिए, प्रॉपर प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, है ना। तो अ डॉक्टर हु ओनली ट्रस्ट ब्लड टेस्ट नंबर्स टू डायग्नोस, वो पॉजिटिविज्म अप्रोच होगी। बट पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच क्या कह रही है, अ डॉक्टर हु ट्रस्ट ब्लड test but also ask the patient how they feel and knows the text can sometimes be wrong। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका टेस्ट कुछ आ रहा है और आपको वो चीज़ लग रही नहीं है और आप दवा खाते जा रहे हो, है ना। तो ये एक अपडेटेड फ़िलॉसफी थी पोस्ट पॉजिटिविज्म की। मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी इस 10 मिनट के अंतराल में जो पूछी जाती है। मतलब आप ये समझिए कि अभी तक आपने ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से अगर जान ली तो आपके कुछ नहीं तो 5 नंबर पक्के हैं। अगर ये आपको लगानी आ गई, अभी मैं सिखाऊंगी लगाते भी कैसे हैं PYQs में, सब सिखाऊंगी, ठीक। चलो, हर एक टॉपिक बहुत मायने रख रहा है क्योंकि पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट्स हैं, और जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, ये 2 यूनिट हम कवर कर चुके हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड आज हम पूरी करते रहे हैं, मतलब आप सोचिए 10 दिन में हमने 3 यूनिट्स कर ली हैं। डैट्स अ बिग थिंग, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी मेजर हाई ROI टॉपिक वाली यूनिट्स थी जो हमने कवर कर ली हैं। तो अब हम, क्योंकि हमारा गोल है 50 दिन में आपको रिवीजन भी कराना, PYQs भी कराना, थ्योरी भी पढ़ाना, तो हमने उस हिसाब से ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करी हुई हैं और साइकिल 1 को आज हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। अगर मैं पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की एक आपको टेबल दे दूं कि जिसमें आप हर चीज़ देख पा रहे होंगे, डिफरेंसेस कर पा रहे होंगे, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें इसका फीचर आप जान सकते हैं ऑन्टोलॉजी, लाइक नेचर ऑफ रियलिटी। नेचर ऑफ रियलिटी के बेसिस पे आप ये समझ सकते हैं पॉजिटिविज्म कह रहा था केवल एक ही ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, मतलब जो टेस्ट आए हैं बस वही रियलिटी है ना। बट पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच कहती है कि रियलिटी एग्जिस्ट बट इम्परफेक्टली एप्रीहेंडेड, कि टेस्ट आए हैं अच्छी बात है, उससे हम डायग्नोज कर लेंगे, बट पेशेंट को रियल में क्या फील हो रहा है ये भी हमें देखना है। एपिस्टेमोलॉजी क्या है कि हाउ वी नो इज़ लाइक, पॉजिटिविज्म में आपको डुअलिज्म देखने को मिलेगा कि रिसर्चर सेपरेट फ्रॉम रियलिटी, और यहाँ हमें ऑब्जेक्टिविटी इज़ अ गोल दिखेगा, नॉट फुली अचीवेबल। मेथड्स हमने बात की थी कि पॉजिटिविज्म में प्योरली क्वांटिटेटिव है और इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों हैं। हाइपोथेसिस की बात मैं कहूँ तो इसमें देखो ये जितनी सारी चीज़ें हैं ना, ये PYQ के कीवर्ड्स हैं, गोल्डन कीवर्ड्स हैं, तो इनको हल्के में मत लेना कि आपको लंबी लंबी थ्योरी नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट दी जा रही हैं क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो पूरा PYQ फोकस है। कैसे आता है ये देखो, UGC का कीवर्ड साइंटिफिक मेथड, एम्पेरिकल। साइंटिफिक मेथड, एम्पेरिकल मेथड कौन सा है, पॉजिटिविज्म। क्रिटिकल रियलिज्म और ट्रायंगुलेशन मेथड कौन सा है, पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये क्या है, UGC के कीवर्ड हैं जो आपके PYQs में देखने को मिलते हैं। इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, पॉजिटिविज्म में इनको चाहिए वेरिफिकेशन, एविडेंस, इनको क्या चाहिए, एविडेंस, ठीक। और इसमें क्या चाहिए, पॉपर का क्या कहना था कि फॉल्सिफियलिटी चाहिए। फॉल्सिफियलिटी मतलब कि हम उस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड भी कर पा रहे हों, एप्रीहेंड भी कर पा रहे हों, ठीक। हम पूरी तरीके से एक चीज़ पे नहीं हो, समझ रहे हो।
हाइपोथेसिस इसमें या तो कंफर्म होगी या रिजेक्टेड होगी। ब्लड टेस्ट आया है, जो भी आया है, या तो आपको टाइफाइड होगा या नहीं होगा। बट पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्योंकि हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों अप्रोच लगा रहे हैं, तो वो हम नॉट कन्फर्म्ड वाला केस कर देंगे, ओनली नॉट येट फॉल्सिफाइड। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब एग्जाम ट्रिक क्या आ जाती है? एग्जाम ट्रिक क्या आ जाती है कि व्हेन अ क्वेश्चन सेज ओनली एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन काउंट्स एज नॉलेज। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि PYQs में भी कैसे लगाना है, तो वो ऐसे लगाना है कि जब भी आपके क्वेश्चन में आ जाए कि ओनली एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन काउंट्स एज नॉलेज, वहाँ पे होगा पॉजिटिविज्म। एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन है, वहाँ पे जो हम नॉलेज मान रहे हैं उसे डैट इज पॉजिटिविज्म अप्रोच। बट जहाँ पे आए कि नॉलेज इज ऑलवेज प्रोविजनल एंड थ्योरीलेट, तो वहाँ पे आ जाएगा आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म। व्हेन इट सेज रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, वहाँ पे आपका आ जाएगा कंस्ट्रक्टिविज्म या इंटरप्रेटिविज्म। ठीक, ये दोनों पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म से अलग है। अब आप कहोगे आपने पॉजिटिविज्म पढ़ा दिया, पोस्ट पॉजिटिविज्म पढ़ा दिया, इंटरप्रेटिविज्म तो आपने पढ़ा ही नहीं, कंस्ट्रक्टिविज्म तो आपने पढ़ा ही नहीं। तो वो बेटा ये होता है, जैसे कंस्ट्रक्टेड की बात आ गई है ना, सोशली कंस्ट्रक्टेड, मतलब आप कोई चीज़ इंटरप्रेट कर रहे हो तो ऐसे मान लो इंटरप्रेटिविज्म, कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म, तो ये उसके पार्ट में आ जाता है। जो मेन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक, UGC एग्ज़ाम ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताऊंगी मेजरमेंट स्केल्स। अगर आप बिल्कुल बेसिक से चीज़ें नहीं जानते हैं तब भी आप ठहर सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा बेसिक चाहिए, जो मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ इससे भी ज़्यादा बेसिक चाहिए, तो आप फाउंडेशन सीरीज़ में जो बिल्कुल फ्री है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की जो वीडियोस देखने को मिलेंगी, वहाँ आप देखेंगे तो आपको और बेसिक से, मतलब जो अभी मैं पढ़ाऊँगी उससे भी ज़्यादा बेसिक से चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, चलो अभी पहले ये देखो कि टाइप ऑफ मेजरमेंट स्किल्स कैसे होते हैं। तो इसमें 4 लेवल्स होते हैं मेजरमेंट के। ठीक, ये इससे की फिगर आपको क्या याद रखनी है? स्टीवेंस 1946। अब देखो हुआ क्या कि जो स्टैनली स्टीवेंस थे 1946 में, वो प्रपोज करते हैं 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट। कितनी? 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। ईच लेवल हैज़ मोर इन्फॉर्मेशन देन द प्रीवियस वन। हर एक लेवल में उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। थिंकिंग ऑफ क्लाइमिक स्टेयर्स, ईच स्टेप गिव्स यू मोर पावर टू एनालाइज। इसमें 4 कौन कौन सी हैं? एक है नॉमिनल, एक है ऑर्डिनल, एक है इंटरवल और एक है रेशियो। अब जो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव, वो सारी चीज़ें आज इसमें लगने वाली हैं। तो आंखें खोल लो, दिमाग खोल लो, पानी पी लो और इस पर ध्यान दो। ठीक, नॉमिनल। नॉमिनल में क्या है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जहाँ पे केवल नाम आ रहा है ना। अभी मैं हर चीज़ स्टेप वाइज भी बताऊंगी, लेकिन आप ऐसे जान लो कि नॉमिनल में नाम आ रहा है, कोई कैटेगरी आ रही है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम है। ठीक, बट ऑर्डिनल में क्या है? ऑर्डर है। नॉमिनल एन से, नॉमिनल एन से नेम, दैट इज जहाँ केवल नेम आ रहा है। ऑर्डिनल ऑर्डर वाली आपको साउंड आ रही है जब प्रोनाउंस कर रहे हो ऑर्डिनल, है ना। तो जहाँ पे ऑर्डर आ रहा है, रैंक आ रही है, कोई इक्वल डिस्टेंस नहीं है रैंक के बीच में, बट रैंक है, दैट इज़ ऑर्डिनल। इंटरवल, जहाँ 2 इक्वल डिस्टेंसेज, मतलब कोई भी ट्रू 0 पॉइंट नहीं है। ये जो आपको ट्रू 0 पॉइंट है ना, ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसमें इन्हीं कीवर्ड्स की वजह से, यही कीवर्ड्स हैं अंतगावाज, जिनकी वजह से आपको पेपर कठिन लगता है, रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कठिन लगते हैं। इंटरवल में क्या है? इक्वल डिस्टेंस है, मतलब 2 चीज़ों के बीच में जो इंटरवल है, 2 चीज़ों के बीच में जो इक्वल डिस्टेंस है, कि मैं कह रही हूँ 50 से 100, समझ लो। तो यहाँ पे कोई भी 0 पॉइंट नहीं है, ये एक इंटरवल है। रेशियो आपको मालूम है, इक्वल डिस्टेंस होगी, ट्रू 0 होगा, और सारे ऑपरेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब एक एक करके मैं आपको बताऊँगी क्या है। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको सारी चीज़ें पहली ही लाइन में बता दी जाएंगी, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छे से चीज़ें डिज़ाइन करके लाए हैं। देखो अब मैं नॉमिनल, मेरे को तो ओवरव्यू देना था, तो मैंने कह दिया कि नाम है। ठीक, ये थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देना था इसलिए कह दिया, बट डिटेल में भी लाए ना, तो थोड़ा पेशेंस रखो और पेशेंस के साथ चीज़ें समझते जाओ, सारी चीज़ें हो जाएंगी, कुछ इतना कठिन नहीं है। ठीक, नॉमिनल स्केल क्या है? जस्ट नेम। जस्ट नेम मतलब क्या मतलब है कि क्लासिफाइज डेटा इनटू कैटेगरीज। जो डेटा है बस उसको कैटेगरी में क्लासिफाइड कर देता है, जहाँ कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं।
For example, we are classifying the data on the basis of gender, blood group, religion, nationality, color of eyes. अगर हम इन के बेसिस पे, मतलब अगर मैं कह रही हूँ आपके जेंडर के बेसिस पे या ब्लड ग्रुप के बेसिस पे चीज़ों को डिवाइड कर दो, तो आप बस लोगों को मेल या फीमेल या अदर में डिवाइड कर दोगे ना, दैट इज़ नॉमिनल स्केल, जहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए आप कैटेगरीज में लोगों को क्लासीफाई करते रहे। इसमें क्या ऑपरेशन अलाउ हो रहे हैं, इसमें केवल आप फ्रीक्वेंसी काउंट कर पाओगे, मोड लगा पाओगे, और आप ये नहीं कह पाओगे कि ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है बी से, ना मीन निकाल पाओगे। जो मैं ये ऑपरेशंस कह रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ मीन मीडियन मोड, याद आया, मीन मीडियन मोड, वो ऑपरेशंस कह रही हूँ, ठीक। तो यहाँ आप क्या कर पाओगे, आप फ्रीक्वेंसी निकाल पाओगे कि अच्छा फीमेल इतनी है, मेल इतनी है। आप ये नहीं कह पाओगे कि ए पर्सन बी पर्सन से ज़्यादा होशियार है या बी पर्सन, वो कहाँ कह पाओगे, जहाँ आपको पता होगा कि ए नंबर के इतने नंबर आए हैं, बी नंबर के इतने नंबर आए हैं, तो आप भले ही कह दो, है ना। तो नॉमिनल में क्या है, केवल नाम है। मेमोरी ट्रिक, nominal names only, like naming players on a team by jersey number, like jersey number 10 is not better than jersey number 7। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जिसका जर्सी नंबर 10 है वो बेटर है जर्सी नंबर 7 से, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। तो ये किस में है, नॉमिनल स्केल में। मुझे लगता है अब आ गया होगा समझ में, है ना। नोट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, करना है नोट, आंखें नहीं मूंदनी है, कथा नहीं सुननी है, ठीक। ऑर्डिनल स्केल की बात मैं करूँ तो ऑर्डिनल स्केल में हम बात कर रहे हैं जहाँ पे ऑर्डर हमें मैटर कर रहा होगा, डिस्टेंस की बात नहीं है, ऑर्डर की बात है। ऑर्डिनल में क्या है, ऑर्डर, मेन क्या है, ऑर्डर। कैसे, अब देखो ये जो मैंने आपको जैसे मेमोरी ट्रिक दी थी जर्सी नंबर, तो ये आपको पूरी चीज़ याद रखवाएगी कि यहाँ पे किसको आप, ये जैसे आपके PYQs में आ गया कि नॉमिनल स्केल में ऐसा कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, तो वो आपको वहाँ पे याद रखना है। या आ जाता है कि कौन कौन से आप ऑपरेशंस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, तो आप वहाँ फ्रिक्वेंसी लगा सकते हैं, मोड लगा सकते हैं, बट यू कैन नॉट अप्लाई मीन, आप यू कैन नॉट से ए इज़ ग्रेटर देन बी और नॉट, ठीक। ऑर्डिनल में हमने ऑर्डर देखा, जहाँ पे ये क्या करता है, रैंकिंग थिंग्स इन ऑर्डर, रैंक थिंग्स इन ऑर्डर बट द इंटरवल्स बिटवीन रैंक्स आर नॉट इक्वल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव, एग्जाम्पल से समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा। ये है कि जैसे ओलंपिक मेडल्स हैं आपके पास, ठीक है, तो आप रैंक में लगा दे रहे हो कि गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, या कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आप ये वाला चीज़ लगा देते हो, वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड, वेरी डिससेटिस्फाइड, ही आपको 5 वो मिलता है ना, 5 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें आपको लगाना होता है, या क्लास की रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा देते हैं। तो इसमें कोई इक्वल डिस्टेंस नहीं है, ठीक। इंटरवल्स बिटवीन रैंक्स आर नॉट इक्वल बट वी आर रैंकिंग थिंग्स इन ऑर्डर। हम एक ऑर्डर लगा दे रहे हैं कि भाई तुमको गोल्ड मिल रहा है, तुमको सिल्वर मिल रहा है, तुमको ब्रॉन्ज मिल रहा है। इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस लग जा रहे हैं, मीडियन लग जा रहा है, मोड लग जा रहा है, परसेंटाइल लग जा रहा है, बट मीन नहीं लग रहा है, ये आप याद रखना, ठीक है। इसमें क्या नहीं लग रहा है, मीन नहीं लग रहा है। मेमोरी ट्रिक आपके लिए क्या है, इजी। एक तो मैं सारी चीज़ें इसलिए लिख देती हूँ कि इन केस कोई बच्चा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो होशियार बन के आवाज़ बंद करके देखते हैं, तो उनको ये लिखा हुआ दिख जाए, समझ रहे हो। मेमोरी ट्रिक क्या है कि ऑर्डिनल में ऑर्डर की बात हो रही है, लाइक हम फिल्म रेटिंग्स करते हैं ना कि 5 स्टार बेटर है 4 से, बट हमको वो गैप नहीं मालूम कि 5 और 4 के बीच में कितना गैप है। वो 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, वो गैप हमें नहीं मालूम है, बस हम उसको रेट कर रहे हैं, एक ऑर्डर में लगा दे रहे हैं, डेट इज़ ऑर्डिनल। इससे भी ज़्यादा बेसिक में चाहिए अगर, तो मैंने बताया फाउंडेशन सीरीज, उसमें चले जाना, इससे ज़्यादा बेसिक में मिल जाएगा। इंटरवल स्केल में अगर मैं कहूँ, अच्छा इससे पहले मैं बता दूँ, जैसे कि ये 10 दिन हो गए हैं ना, इस 10 दिन के बाद जो 11th साइकिल शुरू हो, मतलब सेकेंड साइकिल हमारी शुरू होगी, जो 11th डे से होगी, वहाँ पे हम अगली यूनिट लॉजिकल रीजनिंग करने वाले होंगे। तो जो बच्चे लॉजिकल रीजनिंग में कमज़ोर हैं या उनको नहीं आता कि ये कि वो कि ऐसा कि वैसा, तो चिंता मत करो, मैंने 1-2 से ज़्यादा लेक्चर डिज़ाइन किए हैं लॉजिकल रीजनिंग के, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस 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 कराई जाएगी। पहले लेक्चर में तो थ्योरी रहेगी ऑफ कोर्स, फिर उसके बाद आपको
प्रैक्टिस कराई जाएगी, आप उतने क्वेश्चंस लगा लोगे, आप मास्टर फील करोगे अपने आप में। ठीक। इंटरवल स्केल की अगर मैं बात करूँ, इक्वल गैप्स, क्योंकि हम किसी भी यूनिट को हल्के में नहीं लेने वाले। यूजीसी नेट कह लो या कुछ भी कह लो, देखो किसी भी चीज़ का कोई अता पता नहीं है कब क्या किस में क्या हो जाए, तो हम अपनी तैयारी पूरी रख रहे हैं। ठीक। ऐसा भी नहीं कि फालतू स्कॉलर तैयारी रख रहे हैं, हम मेन स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी रख रहे हैं। तो नॉमिनल और ऑर्डिनल आपको दोनों समझ आ गया होगा, आई होप। इसके साथ मैं बताऊं कि मैं एक बोनस लेक्चर लूँगी जिसमें मैं पूरा जो साइकिल बनती है हमारी पहले से डे 1 टू डे 10 उसको पूरा रिवाइज उस एक वीडियो में करा रही होंगी कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, उसका जस्ट दे रही होंगी, नॉट लाइक कि मैं आपको बहुत ओवर एक्सप्लेन कर रही होंगी। ठीक। उसके लिए भी तैयार रहना, वो भी देख लेना, क्योंकि वी आर नॉट लाइक कि हम बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हों, है ना, तो वो वाला सीन है नहीं। तो अगर आप सीरियस हो तो मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, तो तैयार रहना, आपको वो वीडियो कल तक मिल जाएगी। ठीक। मतलब वो सेकेंड साइकिल स्टार्ट होने से पहले मिल जाएगी। ठीक। कल तो मिल ही जाएगी। ठीक। इंटरवल स्केल की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे इक्वल गैप्स हैं और ना कोई ट्रू ज़ीरो नहीं है। ठीक। इसका मतलब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉइंट्स, बट ज़ीरो इज़ आर्बिट्रेरी, नॉट अब्सेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब आर्बिट्रेरी है ज़ीरो। अब इतनी बात अगर आपको नहीं याद आ रही है तो आप इतना समझ लो कि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है बिटवीन ऑल पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेम्परेचर इन सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, IQ स्कोर्स, कैलेंडर ईयर्स, pH वैल्यू। इसमें क्या है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि सॉरी, जैसे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, IQ स्कोर देखते हैं, तो हम उसमें एक ना इंटरवल देखते हैं कि आप इसके बीच में है, इसके बीच में, इसके बीच में है, मतलब वहाँ पे कोई ट्रू ज़ीरो नहीं है। pH वैल्यू हम देखते हैं ना, कहाँ से कहाँ तक देखते हैं बताओ, pH स्केल में कितनी वैल्यूज़ होती हैं, भूल गए? आता है? जल्दी से कमेंट डाउन करो, जल्दी से। जिनको नहीं पता, जो शर्म के मारे ऐसे मुंह लटकाए हुए हैं, वो अभी जाके तुरंत देख लें कि आपने क्या कमेंट किया है, कि क्या होता है। ठीक। इसमें की ट्रैप आपके लिए क्या आता है, की ट्रैप ये आता है कि 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको लोग मान लेते हैं कि ये तो ट्रू ज़ीरो आ गया, बट नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस डज नॉट मीन नो टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये नहीं है कि कोई टेम्परेचर नहीं है। यू कैन नॉट से 40 डिग्री सेल्सियस इज ट्वाइस एज हॉट एज 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनका रेशियो मीनिंगलेस है। आगे समझ में? मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 50 डिग्री से दुगना गर्म 100 डिग्री होगा, हो सकता है उससे ज़्यादा हो। आप वहाँ पे ट्रू ज़ीरो वैल्यू नहीं लगा पाओगे। ऑपरेशन यहाँ पे कौन कौन से लग रहे हैं, बस रेशियो का नहीं लग रहा है, बाकी आप लगा सकते हो, मीन का भी लगा सकते हो और डेविएशन का भी लगा सकते हो। ठीक। ट्रिक क्या याद रखनी है कि इंटरवल में इक्वल इंटरवल्स होंगे, बट ज़ीरो इज़ जस्ट अ कन्वेंशन। इंटरवल में इक्वल इंटरवल्स होंगे। ठीक। रेशियो स्केल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये कंप्लीट पैकेज है, जहाँ पे सब कुछ सारे ऑपरेशंस लग रहे होंगे, मतलब यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स भी होंगे, ट्रू ज़ीरो भी होगा। ज़ीरो मतलब अब्सेंस ऑफ द क्वांटिटी। यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या लिखा था, नॉट अब्सेंस द प्रॉपर्टी, मतलब वो ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री है मतलब कोई टेम्परेचर ही नहीं है, अब्सेंस नहीं होगी प्रॉपर्टी की, बट यहाँ क्या होगा, रेशियो में अब्सेंस होगी। ट्रू ज़ीरो का मतलब ही यही होगा कि यहाँ अब्सेंस होगी। ठीक। ये क्या हो गया, क्या हो गया, कोई बात नहीं, आगे हम वहीं पे आ गए, परेशान मत हो। अरे नहीं परेशान मत हो। हाँ, रेशियो स्केल में क्या है, कंप्लीट पैकेज है, इसमें सब कुछ है, सब कुछ लग रहा होगा, मतलब इक्वल इंटरवल्स भी होंगे, ट्रू ज़ीरो भी होगा, और ज़ीरो का मतलब यहाँ होगा अब्सेंस ऑफ अ क्वांटिटी, मतलब ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पे काम कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव हाइट, वेट, एज, इनकम, डिस्टेंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, केल्विन टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे किस में आ रही होंगी, रेशियो स्केल में। अब देखो, एक क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि विच इज़ नॉट अ इंटरवल स्केल। ठीक। जहाँ आपको दे दिया जाएगा, ये फ़ारेनहाइट दे दिया जाएगा, केल्विन दे दिया जाएगा, सेल्सियस दे दिया जाएगा, नन ऑफ दीज दे दिया जाएगा, या ऑल 3 दे दिया जाएगा, समझ? ऐसे मतलब कैसे भी फंसा दिया जाएगा। तो वहाँ आपको याद रखना है कि जो केल्विन टेम्परेचर है वो रेशियो स्केल में आ जाएगा, ना कि उसमें। ठीक।
हाइट वेट के बेसिस पे जो आप लोगों को डिवाइड करते हो, क्लासीफाई करते हो, डैट ऑल कम्स अंडर द रेशियो स्केल। इसका आपको की पावर क्या है याद रखना है कि 60 kg इज ट्वाइस एज हैवी एज 30 डिग्री इज़ अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट। आप अगर कह रहे हो कि 30 किलो से 60 किलो दुगना भारी होगा तो वो सही बात है। यहाँ 0 kg मीन्स नो वेट हो जाएगा। 0 kg मतलब कोई वेट नहीं है, ठीक। ऑपरेशन सारे लग रहे हैं, मीन, मीडियन, मोड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रेशियोज, डेविएशन, सब। मेमोरी ट्रिक क्या है? रेशियो स्केल, यू कैन टेक रेशियोज ट्रू, ज़ीरो एग्जिस्ट। अब एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि क्या है। ये है कि नॉमिनल क्लासीफाई करता है कि क्या करता है, ब्लड ग्रुप के या जेंडर के बेसिस पे। यहाँ रैंक नहीं होती है, इक्वल इंटरवल नहीं होता है, ट्रू ज़ीरो नहीं होता है। बट यहाँ पे ऑर्डिनल में क्लासिफिकेशन भी होता है, रैंक भी होती है, बट इंटरवल और ट्रू ज़ीरो नहीं होता है। लाइक फिल्म रेटिंग, कॉम्पिटिशन रैंक। इंटरवल्स में तीनों चीज़ें होती हैं बट ट्रू ज़ीरो नहीं होता है, लाइक टेम्परेचर या IQ। रेशियो में आपके पास चारों चीज़ें होती हैं, वेट, हाइट, एज, इनकम। अब मैं कहूँ आपकी इनकम ज़ीरो है तो ट्रू ज़ीरो है, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, ज़ीरो का मतलब ये बिल्कुल भी इनकम नहीं है, ज़ीरो इनकम है, डैट कम्स अंडर द रेशियो, ठीक। अब मैं कहूँ IQ ज़ीरो है तो IQ ज़ीरो का मतलब ये थोड़ी है कि अब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी आपके दिमाग में, कि दिमाग ही नहीं है ना। वो हम कह रहे हैं कि दिमाग नहीं है बट वहाँ पे कोई ट्रू ज़ीरो नहीं है, कुछ तो होगा ही ना। दैट कम्स टू इंटरवल। अब आ गया होगा समझ में, मुझे लगता है आ गया। चलो, शॉर्टकट आप अगर याद रखना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, NOIR करके किया जाता है। आप चाहें तो टेबल बना सकते हैं NOIR की, ऐसे सारी क्लासिफिकेशन करके, मतलब सारे फीचर्स लिख के, और आप ऐसे ही, मतलब याद करने वाला तो कैसे भी याद कर सकते हैं ना। अब ये टेबल बनाते थोड़ी घूमोगे, जिस तरह से मैंने समझाया मुझे लगता है ऐसे याद हो गया होगा, ठीक। आप क्या कर सकते हैं कि हर एक उसमें एक फीचर ऐड होता जा रहा है, आप देख रहे होगे। बस ये इतनी सी चीज़ है। अगली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें बच्चे रोने लगते हैं कि क्या बता रही हैं आप। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम जान रहे थे कि हाइपोथेसिस इज़ आ टेस्टेबल स्पेसिफिक प्रेडिक्शन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ये हम जान रहे थे कि एक कोई क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये एक स्टेटमेंट है जिसको हम टेस्ट करते हैं। इसकी इजी डेफिनेशन अगर आपको जाननी है तो ये है कि इन एडुकेटेड गेस दैट ड्राइव्स द रिसर्च। एक आप ऐसा स्टेटमेंट दे दें जिस पे आप रिसर्च करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। अब नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कल भी मैंने आपको बताया, परसों भी मैंने बताया, इतना बोल बोल के क्यों पढ़ाया। नल हाइपोथेसिस पढ़ाया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताया, डायरेक्शनल बताया, नॉन डायरेक्शनल बताया। ये इतना बार बार क्यों पढ़ाया? क्योंकि आज मैं उससे ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ, है ना। तो नल हाइपोथेसिस में क्या है कि यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हम ट्राई करते हैं इसको रिजेक्ट करने का। ऐसा है नहीं कि हर बार हमने बस देखा कि अच्छा नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। हम ट्राई करते हैं इसको रिजेक्ट करने का, ठीक है। हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा है जिसको हम सच मान पाएँ, समझ रहे हो। तो किसको सच मान पाएंगे हम? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हमारी H1 या HA है उसको हम ट्राई करते हैं उसको सच मानने का। दिस इज़ व्हाट द रिसर्चर बिलीव्स टू बी ट्रू, ठीक। नल हाइपोथेसिस में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी वेरिएबल्स के बीच में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। डिफरेंस नहीं आ रहा होगा मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एग्जाम स्कोर बिटवीन स्टूडेंट हु स्टडी 4 आवर्स और 8 आवर्स। जो लोग 4 घंटे पढ़ रहे हैं, जो लोग 8 घंटे पढ़ रहे हैं, उनके स्कोर्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं दिख रहा है। डैट इज़ द नल हाइपोथेसिस। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 घंटे जो पढ़ रहा है, 8 घंटे जो पढ़ रहा है, उसके कैसे ऐसा हो सकता है कि कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है? कुछ तो आ रहा होगा ना। अब वो बात अलग है कि लोगों की स्ट्रेटजी क्या है। लोग ऐसे स्मार्ट अप्रोच से पढ़ रहे हैं या पूरा ऐसे बड़ी बड़ी किताबें उठा उठा के थ्योरी पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं। भले ही कम पढ़ो बट उसको इतनी बार पढ़ लो कि जो तुमने पढ़ा है वो बिल्कुल तुम्हारे जहन में समा जाए। क्योंकि तुम पढ़ लो पूरे पोथी पत्रा सब और तुम्हें याद एक किताब भर का भी ना रह जाए तो क्या कोई मतलब नहीं है, समझे? समझ गए हो? होशियार को इशारा काफ़ी। नल हाइपोथेसिस मैंने आपको बता दिया, ऑलवेज रिटन विद नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, नो रिलेशनशिप।
आ गया समझ में। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशनशिप या डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है। दिस इज व्हाट द रिसर्चर बिलीव्स टू बी ट्रू। For example, we have students who study 8 hours score significantly higher than those who study 4 hours. जो बच्चे 8 घंटे पढ़ रहे थे उनके ज़्यादा स्कोर्स आए इन कंपैरिजन टू जो बच्चे 4 घंटे पढ़ रहे थे। ये डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि ये 1 टेल्ड भी हो सकते हैं और 2 टेल्ड भी हो सकते हैं। ठीक, सिंपल लाइफ रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मैं आपके लिए लाई हूँ, जिसमें आप समझ सकते हैं कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन जो है, रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस में जिसको डिफरेंस नहीं मालूम है, तो बेटा अभी तक आप थे कहाँ, और आप इससे पहले वाले लेक्चर्स क्यों नहीं देख रहे हो? अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो या टाइम पास कर रहे हो, बताओ। और जिनको मालूम है रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस के में डिफरेंस, तो बिना शर्मिंदगी के, बिना शर्माए, कृपा करके उन बच्चों का भला कर दें जिनको नहीं मालूम है, और कमेंट बॉक्स में इस टाइम स्टैम्प्स के साथ अपना आंसर कमेंट डाउन कर दें, है ना। आप अच्छे बच्चे हो ना, कर दोगे ना, उनका भला करना है ना, कर दो। चलो रियल लाइफ एग्जांपल हम क्या लाए हैं कि हमने एक क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन रखा कि डज ड्रिंकिंग कॉफ़ी इम्प्रूव कंसंट्रेशन। कॉफ़ी पीने से क्या कंसंट्रेशन हमारा इम्प्रूव होता है? तो यहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस क्या बन रही है कि कॉफ़ी का कोई इफेक्ट नहीं है कंसंट्रेशन पे, लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं नहीं, कोई वो नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। दैट इज़ नल हाइपोथेसिस। बट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि कॉफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन लेवल, कि हाँ कॉफ़ी पीने से कोई कंसंट्रेशन लेवल में सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, इम्प्रूव होती है। दैट इज़ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग वी आर हैविंग इज लाइक, हमारा है सबसे पहले आपको हाइपोथेसिस स्टेट करनी है कि आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की हम टेस्ट कैसे करते हैं। क्या बात आ जाती है कि हम इसको टेस्ट कैसे करते हैं, जो हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी एक नल हाइपोथेसिस लिख लेते हैं और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख लेते हैं डेटा कलेक्ट करने से पहले। फिर हम उसका एक सिग्निफिकेंस लेवल, जिसको हम अल्फ़ा कहते हैं, वो सेट करते हैं। यूजुअली अल्फ़ा को हम 0.05 रखते हैं, यानी कि 5% रखते हैं। इसका मतलब होता है कि आई एक्सेप्ट अ 5% चांस ऑफ रॉन्गली रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। ठीक, जितना कम हुआ अल्फ़ा उतना स्ट्रिक्ट टेस्ट हो जाएगा हमारा। हमने क्या किया, डेटा कलेक्ट करने से पहले नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख ली, H0 और H1 हमने लिख लिया। फिर हमने एक सिग्निफिकेंस लेवल रख दिया कि इतने से ज़्यादा हुआ या इतने से कम हुआ तो हम क्या करेंगे, एक चांस रखेंगे, मतलब एक सिग्निफिकेंस लेवल रखेंगे। जैसे हम यूजुअली अल्फ़ा 5% रखते हैं, दिस मीन्स आई एक्सेप्ट अ 5% चांस ऑफ रॉन्गली रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। गलत तरीके से रिजेक्ट करना है हमें नल हाइपोथेसिस का, उसका हमें 5% चांस ही केवल एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। फिर हम स्टैटिस्टिकल डेटा को टेस्ट करते हैं, लाइक हमारे पास टी टेस्ट होता है, काई स्क्वायर टेस्ट होता है, एनोवा टेस्ट होता है, कोरिलेशन टेस्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप। अभी ये जो टाइप ऑफ टेस्ट्स हैं ये बताऊंगी मैं, आराम से बताऊंगी। अभी आप ऐसा समझ लो कि हमने एक थ्रेशोल्ड रख दिया, मतलब एक बेयर मिनिमम रख दिया। ठीक, उसके बाद हमने टेस्ट किया, जो टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया, उससे डेटा कलेक्ट किया, उसकी जो टेस्ट वैल्यू हमने कंप्यूट की है। ठीक, चाहे हमने टी टेस्ट से की हो जहाँ पे हम मीन्स को देखते हैं, चाहे हमने काई स्क्वायर टेस्ट से की हो, चाहे एनोवा टेस्ट से की हो, जहाँ पे ये सारे टेस्ट बताऊंगी। चिंता मत करो, ये मत सोचो क्या आ गया अचानक से, मैम ये तो मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब समझ में आएगा। पहले सोचो कि बताया क्या जा रहा है। हमने डेटा कलेक्ट किया, उससे हमने पी वैल्यू फाइंड की। पी वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज रिजल्ट्स इफ H0 वर ट्रू। पी वैल्यू क्या होती है, हमने ये डेटा कलेक्ट किया, हमने सारे स्टैटिस्टिक जितना हम जोड़ काट गुणा भाग जो चीज़ें हम टेस्ट में लगा सकते थे वो हमने लगा के एक पी वैल्यू फाइंड की। पी वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज रिजल्ट्स इफ H0 वर ट्रू। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस ठीक है तो वैसे रिजल्ट पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी वैल्यू। अगर पी वैल्यू हमारे अल्फा से छोटी है,
जो हमने सिग्निफिकेंस रखा था, सिग्निफिकेंस लेवल रखा था अल्फ़ा, उससे अगर छोटी है, लेस देन और इक्वल टू पी है, सिग्निफिकेंस लेवल है, इफ़ पी इज़ लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं अपनी नल हाइपोथेसिस को। लेकिन अगर हमारी पी वैल्यू ज़्यादा होती है अल्फ़ा से, मतलब 5% पे आप एक्सेप्ट कर रहे थे, बट वो 5% से भी ज़्यादा है, तो आप फेल टू रिजेक्ट H0 हो जाते हैं। आ गया समझ में? नहीं आया तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ोगे तो आ जाएगा, पढ़ के देखो। अगेन आई एम सेइंग कि इससे भी ज़्यादा आपको फाउंडेशन जो चाहिए है, इससे भी ज़्यादा आपका फाउंडेशन बिगड़ा हुआ है, तो यू शुड वॉच दैट फाउंडेशन सीरीज़ वीडियो, ठीक है। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको चीज़ें समझाने की। अब मुझे मालूम है अब आप एक टॉपिक के लिए तो उतनी दूसरी तरफ छलांग नहीं लगाएंगे, है ना। आओ चलो एक बार फिर से बता देती हूँ, मुझे लगता है आपको समझ आ जाएगा। सिग्निफिकेंस लेवल सबसे पहले बात समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया ना, कि हमने एक लेवल सेट कर दिया कि इस पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे रॉन्गली रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, ठीक। उसके बाद हम कोई ना कोई टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट लगाने के बाद हम डेटा कैलकुलेट करेंगे, उससे हम एक पी वैल्यू निकालेंगे। पी वैल्यू क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज रिजल्ट्स इफ H0 वर ट्रू। नल हाइपोथेसिस हमारे सही होने पर, नल हाइपोथेसिस सही होने पे मतलब जहाँ पे हमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि कॉफ़ी का कोई डिफरेंस नहीं होता है कंसंट्रेशन लेवल पे, उसको सही मानने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पी वैल्यू निकालेंगे। पी वैल्यू निकालने के लिए हमारी अगर पी वैल्यू अल्फ़ा वैल्यू से, जो हमने सिग्निफिकेंस लेवल माना था, उससे कम आती है, मतलब 5% से भी कम आ जाती है, समझे। अगर पी वैल्यू हमारी कम आ जाती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर ज़्यादा आती है तो हम क्या होते हैं? फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। उसके बेसिस पे हम डिसीजन बनाते हैं और कंक्लूजन लाते हैं। वी रिजेक्ट null hypothesis at 5% significance level, or we fail to reject null hypothesis, never say we accept her। ये नहीं कहना है कि हम ऐसा नहीं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम वी फेल टू रिजेक्ट, या तो हम रिजेक्ट कर रहे होंगे या वी आर फेलिंग टू रिजेक्ट। यू डोंट हैव टू से कि वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दो टाइप के एरर आते हैं। दो टाइप के एरर क्या आते हैं? एक फॉल्स पॉजिटिव आता है, एक फॉल्स नेगेटिव होता है, जिसको हम टाइप 1 एरर कहते हैं और टाइप 2 एरर कहते हैं। मतलब आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या एरर आ रही है। अब आपने सुना होगा कि पाप है, महापाप है, ऐसे करके सुना है ना। आई एम नॉट ट्राइंग टू एड्रेसिंग सम वंस वर्ड्स, बट द थिंग इज कि मैं आपको बस ये ऐसे इंटरकनेक्ट करना चाह रही हूँ, है ना। चलो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर समझते हैं, फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव। टाइप 1 एरर में क्या है कि हम जो रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ एक्चुअली ट्रू, मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस सही है फिर भी हम उसको अगर रिजेक्ट कर दे रहे हैं, कोई चीज़ सही है और उसको हमने अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो क्या हो गया? टाइप 1 एरर हो गया, फॉल्स पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? फॉल्स पॉजिटिव हो गया, टाइप 1 एरर हो गया। पहली गलती हो गई हमसे कि जो चीज़ सही थी, जो सच में सही थी, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया? हमारी पहली गलती हो गई, दैट इज़ टाइप 1 एरर हो गई, फॉल्स पॉजिटिव हो गया। जो पॉजिटिव था उसको हमने फॉल्स कह दिया, ठीक। प्रोबेबिलिटी क्या है? हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी? सिग्निफिकेंस लेवल के। ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए दिमाग खोल लो, अगर दिमाग बंद है पानी पी लो और बात को समझ लो। क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पी वैल्यू है वो अल्फा के बराबर हो जाएगी, ठीक। लाइक कन्विक्टिंग एन इनोसेंट पर्सन, कोई भोले वाले इंसान को आपने लताड़ दिया तो आपसे गलती हो गई, है ना। सही चीज़ को आपने गलत कह दिया, डेट इज टाइप 1 एरर, ऑल्सो कॉल्ड द अल्फा एरर ऑफ फॉल्स अलार्म। आ गया समझ में? टाइप 2 एरर क्या होता है? मैं कह रही हूँ इतनी कठिन चीज़ें नहीं है, इतना जोर मत दो कि क्या टाइप 1 आ गया, क्या टाइप 2 आ गया। आराम से तसल्ली से पढ़ो, पानी पी पी के पढ़ो, साथ में कुछ रख लो, कुछ खा लो। इट्स नॉट लाइक कि आप मूवी देख रहे हो, इट्स लाइक कि थोड़ा सा आप लाइट फील करते रहो, ठीक। टाइप 2 है, अब ये नहीं है कि पिज़्ज़ा ऑर्डर हो रहा है कि मैम ने कहा है कि कुछ खाते रहो,
नहीं बेटा, ध्यान लगाओ, यहाँ टाइप 1 एरर आ गया समझ में। चलो टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 एरर क्या हो रहा है, ये फॉल्स नेगेटिव है। फॉल्स नेगेटिव क्या है कि फेलिंग टू रिजेक्ट वर्ड देखना, हम ये नहीं कह रहे एक्सेप्टिंग, यहाँ जैसे हम रिजेक्टिंग कह रहे हैं, यहाँ हम एक्सेप्टिंग नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं फेलिंग टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। कोई चीज़ पहले से गलत है और उसको हम गलत प्रूव भी नहीं कर पा रहे हैं, हम रिजेक्ट करने में फेल हो रहे हैं। कोई चीज़ गलत है और उसको रिजेक्ट करने में भी हम फेल हो रहे हैं, उसको हम रिजेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी गलती हो गई। एक बार गलती कि वो चीज़ पहले से गलत है, दूसरी बार गलती कि हम फेलिंग टू रिजेक्ट, दैट इज़ टाइप 2 एरर। अब आ गया समझ में। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बीटा के बराबर हो जाती है। अभी सब बताऊँगी, आराम से तसल्ली से रखो। यहाँ समझ लिया अल्फ़ा के बराबर होती है, यहाँ समझ लो बीटा के बराबर होती है, इतना समझ लो बस। लाइक अक्यूटिंग एंड एक्चुअली गिल्टी पर्सन, कोई पहले से बदतमीज है और उससे तुम प्यार से पेश आ रहे हो, उसे तुम सज़ा नहीं दे रहे हो, है ना, दैट इज़ टाइप 2 एरर, ऑल्सो कॉल्ड बीटा एरर्स और मिस। आ गया समझ में। यह हमारी कब होती है, रिसर्च हाइपोथेसिस टेस्ट करने में। अब ये देखो जो जो टर्म्स आए, मैं कह रही हूँ ना, मैं सब बताऊँ, बस पेशेंस रखो। सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, अल्फा, जिसमें थ्रेशोल्ड फॉर रिजेक्टिंग H0 यूजली 0.05 या 0.01। ठीक, सिग्निफिकेंस क्या है, जो हम एक थ्रेशोल्ड लगा देते हैं किसके लिए, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। हम यूजली क्या लेते हैं, 5% या 1%। ये क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये क्या है, यूजीसी का कीवर्ड है जो आता ही है। पी वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड रिसर्च इफ H0 इज ट्रू। ये हमने जाना कि अगर पी की वैल्यू कम होगी अल्फा से, जो हमने थ्रेशोल्ड लिया था उससे अगर कम होगी तो हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक, वहीं पे हमारा वन, ये जो अब देखो अब टेस्ट आ गए हैं। अब इन टेस्ट में आपको क्या करना है, हमारे पास 1 टेल टेस्ट है, 2 टेल टेस्ट है, नहीं दिख रहा, अब देखा, डिग्री ऑफ फ्रीडम है और पावर ऑफ टेस्ट है। 1 टेल टेस्ट में क्या है कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। अब क्यों मैं 3 दिन से लगातार आपको डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्यों इतना पढ़ा रही थी, सोचो। इसीलिए पढ़ा रही थी क्योंकि उससे जो डेप्थ की चीज़ें मैं आज आपको पढ़ाऊँ वो आपको ऐसे आ जाए समझ में। तो इसलिए बार बार मैं जोर दे रही हूँ फाउंडेशन में, वरना मेरा कोई वो थोड़ी है, मैं कोई पैसा थोड़ी कमा रही हूँ कि भाई कोर्स खरीद लो, नहीं, सब कुछ फ्री है। बस आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आप जान रहे होंगे तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। अब जिनको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस पता है उनको मैं बताई थी कि 1 टेल टेस्ट होता है और 2 टेल टेस्ट होता है। देखो आज भी मैं दिखाई थी, अगर आपको याद हो, ये दिख रहे हो। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डायरेक्शनल भी हो सकती है, नॉन डायरेक्शनल भी हो सकती है। डायरेक्शनल वाली 1 टेल्ड होती है, नॉन डायरेक्शनल वाली 2 टेल्ड होती है। अभी भी मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी, सब्र रखना, तो वो सब्र की घड़ी अब यहाँ ख़त्म हो रही है। और यहाँ आप जान लो जो 1 टेल टेस्ट होता है वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में होता है, जिसे आप डायरेक्शनल टेस्ट कहते हैं, जिसमें ए बड़ा होगा बी से या फिर बी बड़ा होगा ए से। बट 2 टेल टेस्ट में क्या होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है और यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, किसी भी एक डायरेक्शन में होगा। ठीक, आइदर डायरेक्शन। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज फ्री टू वेरी इन कैलकुलेशन। ठीक, इसको आप डीएफ से भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये वो वैल्यूज होती हैं जो फ्री टू वेरी, जिनको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। पावर ऑफ टेस्ट, दैट इज स्टैटिस्टिकल पावर, जो जिस नाम से आता है वो होता है 1 माइनस बीटा। 1 माइनस बीटा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग फॉल्स हाइपोथेसिस। पावर टेस्ट क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है, 1 माइनस बीटा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग द फॉल्स हाइपोथेसिस। यूजीसी का ट्रैप आपके पास क्या आ जाता है कि आप कभी ये नहीं कहेंगे कि एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, आप क्या कहेंगे कि या तो रिजेक्ट कर रहे हो या फेल टू रिजेक्ट हो रहे हो। ये बार बार आपसे टेस्ट होता है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि थोड़ा ध्यान दे लो। ठीक, ऑल्सो पी वैल्यू अगर कम होगी तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस, जिससे आप नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ आपके पास कुछ ग्राफ्स आते हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा बार ग्राफ, जिसमें आप कैटेगरीज कंपेयर कर रहे होते हो। कब कब आपको बार ग्राफ करना होता है यूज़,
कि कंपेयरिंग डिफरेंट ग्रुप और कैटेगरीज ऑन अ वेरिएबल, ये नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा के साथ चलता है। नॉमिनल या ऑर्डिनल डेटा जब हम यूज़ कर रहे थे ना, जैसे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 5 डिफरेंट स्टेट्स इन अ यूनिवर्सिटी अगर देख रहे हैं, तो अलग अलग बार्स होंगे जो आपस में टच नहीं कर रहे होंगे। वहाँ पे हम नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा में कौन सा ग्राफ यूज़ कर रहे हैं, कंपेयरिंग कैटेगरीज के लिए बार ग्राफ। इतनी बात याद रखिए। वेरिएंट्स इसमें क्या हो सकता है, ये वर्टिकल बार हो सकता है या हॉरिजॉन्टल बार हो सकता है, ग्रुप्ड बार हो सकता है या स्टैक्ड बार हो सकता है। अब आपको ये क्या याद रखना है कि बार ग्राफ किस लिए यूज़ होते हैं, डिस्क्रीट या कैटेगरियल डाटा के लिए, और ये आपस में टच नहीं करते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक, इतनी बात याद रहनी चाहिए क्योंकि ये आता है। ये वो पेड क्लास वाली चीज़ें हैं जो आपको फ्री में बताई जा रही हैं और आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं, इसलिए दिमाग खोल लीजिए अगर अभी भी बंद हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूस डेटा, जिसमें हम देखते हैं कि व्हेन टू यूज़, हम कब यूज़ कर रहे हैं। शोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूस डेटा। कॉन्टिन्यूस डेटा हमें कहाँ देखने को मिलता है, इंटरवल या रेशियो स्केल में। तो यहाँ हम कौन से पे लगा रहे थे, डिस्क्रीट या कैटेगरियल डाटा पे, मतलब नॉमिनल या ऑर्डिनल पे। हिस्टोग्राफ हम कहाँ लगा रहे हैं, इंटरवल या रेशियो स्केल पे। ये क्यों कैसे अलग है बार ग्राफ से, कि बार ग्राफ जो है, जो बार्स एक दूसरे को टच करने लग जाए वो क्या हो जाएगा, हिस्टोग्राफ। मतलब डेटा कॉन्टिन्यूअस है तो कोई गैप नहीं आएगा। ठीक है। एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम स्कोर्स, लाइक आपने इंटरवल्स बना दिए कि 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, तो ईच बार कवर्स रेंज, और ये क्लास इंटरवल बना रहा होगा। बार टचिंग तो क्या है, हिस्टोग्राम। बार सेपरेट तो बार ग्राफ। दिस इज फर्स्ट टेस्ट डिस्टिंक्शन। ये बहुत पूछा जाता है कि जिसमें बार सेपरेट हो रहे हैं वो बार ग्राफ, जिसमें बार टच हो रहे हैं वो हिस्टोग्राम। लाइन ग्राफ या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आप जानेंगे, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होते हैं या फिर ट्रेंड्स ओवर टाइम, वो काय में आते हैं, लाइन ग्राफ में आते हैं। कब यूज़ किए जाते हैं, ट्रेंड्स ओवर टाइम दिखाने के लिए, टाइम सीरीज डेटा जो होता है, या फिर हम विन कनेक्टिंग मिड पॉइंट्स ऑफ हिस्टोग्राम बार्स। जब हम कनेक्टिंग मिड पॉइंट्स ऑफ हिस्टोग्राम को जब हम कनेक्ट करने लगते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिलता है। लाइक स्टूडेंट एनरोलमेंट ओवर 10 ईयर्स या टेम्परेचर चेंजेस अक्रॉस मंथ। तो कई बार चीज़ें ऐसी होंगी जो किसी किसी दिन पे, किसी किसी महीने में सेम हो रही होंगी, तो वो कहीं ना कहीं टच हो रही होंगी, तो एक पॉलीगन सा बन जाता है, डेट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जब हम हिस्टोग्राम बार्स के, देखो बार समझ में आ गया, हिस्टोग्राम समझ में आ गया। अब हिस्टोग्राम जो हम बना रहे होंगे उसके जो हम मिड पॉइंट ऐसे एड ऑन करते रहेंगे, कनेक्ट करते रहेंगे, तो उससे हमें एक शेप मिलेगी, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओ गिव क्या होता है, दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। लाइन ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज एज शेप्ड कर्व हमें मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम जब इतना आप पढ़ा ही रही थी तो इनके आप मुझे ग्राफ दिखा देती तो मुझे ज़्यादा समझ आ जाता। तो वो ही आपका होमवर्क है कि आपको अपनी तरफ से थोड़ी सी चीज़ें रिसर्च करके, मतलब अपना थोड़ा दिमाग चला के, बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको खुद से देखना है। खुद से देखना है मतलब इनकी पिक्चर्स खुद को देखनी है। ठीक। पाई चार्ट आपको मालूम है, ये शोइंग प्रपोर्शंस परसेंटेज ऑफ अ होल, मतलब टोटल जहाँ ऐड करके 100% आ रहा होता है वहाँ पे, ये आपको याद है, ऐसे गोल करके आता है, ऐसे आता है, आ गया याद, ऐसे बहुत सारे धारियाँ आ जाती हैं टोटल ऐड करके आपका 100% आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल बजट एलोकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाई चार्ट। कब यूज़ नहीं करना है, अवॉइड व्हेन कंपेयरिंग मोर देन 5-6 कैटेगरीज। जब 5-6 कैटेगरीज हमारे पास, इससे ज़्यादा कैटेगरीज हों तो हमें पाई चार्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। पाई चार्ट किसके लिए यूज़ होता है, नॉमिनल डेटा प्रपोर्शंस के लिए। ये कोई टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है उसको नहीं दिखाता है। तो ये जो यूजीसी टिप आपको दी जा रही है ये आपको नोट करनी है, ध्यान रखनी है। स्कैटर प्लॉट की अगर मैं बात करूँ तो स्कैटर प्लॉट दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बता रहा होता है, मतलब स्कैटर डायग्राम भी आप कह सकते हैं, स्कैटर प्लॉट भी कह सकते हैं। कब यूज़ करते हैं, शोइंग को रिलेशन या रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स, जो दोनों इंटरवल या रेशियो स्केल में होंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव
आवर्स स्टडीज़ जो हम एक्स एक्सेस पे दिखा रहे होंगे और एग्ज़ाम स्कोर जो हम वाई एक्सेस पे दिखा रहे होंगे, हर एक डॉट हर एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम स्कोर बता रही होगी किसके साथ, कितने घंटे वो पढ़ रहा है उसके साथ। तो ये जो हम बनाते हैं स्कैटर प्लॉट दैट इंक्लूड्स द कोरिलेशन या रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। पैटर्न्स क्या होते हैं कि डॉट मूव्स अप राइट, पॉजिटिव कोरिलेशन आ जाता है। अगर डॉट्स ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन है, और रैंडम भाग रहे हैं तो कोई भी कोरिलेशन नहीं है। किसके लिए सुटेबल नहीं होते हैं ये कैटेगरियल डेटा, और शोइंग पार्ट्स ऑफ अ होल के लिए नहीं होते। शोइंग पार्ट्स ऑफ अ होल के लिए क्या सही होता है, पाई चार्ट। अब ये टेबल दिए जिनको अभी तक लग रहा है कि आपने क्या क्या पढ़ा दिया, तो उनके लिए ये टेबल है। ये टेबल एक बार देखो, वीडियो पॉज करो और एक बार देखो, 2 मिनट इस टेबल को दे लो अपने आप, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मैं आपको बोल के समझाऊँ, इसलिए काफ़ी चीज़ें इसमें आपको लिखी लिखाई मिल रही हैं, ठीक है। अब जैसे बार ग्राफ है तो ये कंपेयरिंग कैटेगरीज के लिए, नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा के लिए बहुत अच्छी टेबल है। आप एक बार वीडियो पॉज करो और देखो 2 मिनट, है ना, देख ली टेबल। चलो अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक, दैट इज कर्टोसिस विद स्क्यूनेस के साथ मैं लाई हूँ। घबराओ मत, इतने गहरे गहरे वर्ड्स भी नहीं है जितना घबरा जाते हो आप। कर्टेसिस का मतलब होता है पीक्डनेस या टेल्डनेस, जो हम 1 टेल 2 टेल पढ़ रहे थे ना, वही वाली चीज़ें। कर्टेसिस का मतलब होता है कि हम कैसे मीज़र कर रहे हैं पीक्डनेस की, कब ये पीक पे जा रहा है, ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड कंपेयर टू अ नॉर्मल वेल कर्व। जो एक नॉर्मल बेल कर्व होता है उससे हम कंपेयर करते हैं। बेल कर्व क्या होता है, अगर जिनको नहीं मालूम उनको मैं थोड़ा, या वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत ही ख़राब है लेकिन मैं आपको बताऊं, जो ऐसे बेल कर्व होता है ना, वो वाली चीज़ समझ रहे हो, ऐसे जो जाता है, समझे। अब 2 टेल्ड 1 टेल्ड, जहाँ पे एक पूंछ निकली हो, जहाँ पे 2 पूंछें निकली हो, समझ रहे हो, ये वाली चीज़ आ गया समझ में। चलो अगली बात पे आते हैं। जो नॉर्मल बेल कर्व होता है, ये देख रहे हो, ये बेल कर्व, ये बेल कर्व, ये बना के ही दिखा देती हूँ तो हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि बच्चों को दिक्कत रहती है। ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे आ गया, ठीक है, ज़्यादा भाग गया। एक मिनट रुकना, फिर से बनाते हैं। ये हमारे ऐसे गया, और ये भाग क्यों जा रहा है भाई। एक्चुअली आई एम नॉट गुड एट दिस, क्योंकि मेरे पे माउस भी नहीं है, और ये चीज़ मैं ही जान रही हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ, समझ गए ना, मतलब ये ऐसे आ रहा है। अब अगले रंग से बना देती हूँ जिससे आपका रंग बिरंगा दिमाग जग जाए। कौन सा रंग चाहिए आपको बताइए। चलो हाँ, जैसे इसका कहाँ से गया, इसका ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, इसकी ऐसे शेप आ गया, पता नहीं क्यों इतना आगे भाग जा रहा है, मतलब आपको समझ आ रहा होगा। अब तीसरा रंग मैं आपको दिखा दूँ, आई डोंट नो क्यों भाग जा रहे हैं, बट द थिंग इज़ आपको समझ आना चाहिए, है ना। अब ये ऐसे जा रहा है और कितनी बेल शेप आ रही है, मतलब समझ रहे हो, ये अपने आप भाग रहे हैं, मेरी गलती नहीं है, ठीक। चलो अब ये हम देखते हैं, आप सिंपल वे में देख सकते हो कि कोई कितना पॉइंटी है और कितना फ्लैट है आपका डेटा कर्व। इससे आप बताते हो कि हाउ हैवी और लाइट आर टेल्स। आ गया। अब इसमें 3 तरह के आपको देखने को मिलते हैं, एक प्लेटिकर्टिक, एक मीजोकर्टिक और एक लेप्टोकर्टिक। प्लेटिकर्टिक जो फ्लैट पीक होती है, थिन टेल्स होती हैं, मतलब ये देख रहे हो टेल्स कितनी जरा जरा सी हैं। तो इनकी खासियत क्या याद रखनी है कि फ्लैट पीक होती है, ये आपको फ्लैट दिख रही है ना, यहाँ जितना घूमा हुआ दिख रहा है उतना फ्लैट यहाँ पे दिख रहा है, तो इसकी फ्लैट पीक होती है, थिन टेल्स होती हैं, और कर्टेसिस 3 से कम होती है। 3 से कम होने का मतलब जो पीकडनेस है वो 3 से कम है, ये देख रहे हो यहाँ पे 3 से कम देखने को मिलेगी। निगेटिव एक्सिस कर्टेसिस, निगेटिव एक्सिस कर्टेसिस आप कह सकते हो। यहाँ मीजोकर्टिक में आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल बेल कर्व। कभी कभी आप अगर पहचानने को आ जाए तो समझ लो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैट है वो प्लेटिकर्टिक है, जहाँ पे मीडियम साइज़ है वो मीजोकर्टिक है, और जहाँ पे बहुत ही उठा हुआ है दैट इज़ लेप्टोकर्टिक। इतनी बातें याद रहेंगी। चलो मीजोकर्टिक का मतलब क्या है कि नॉर्मल बेल कर्व है, नॉर्मल बेल कर्व है। कर्टेसिस कितना है, 3 है, यहाँ पे सब बताऊँगी, तसल्ली रखना। एक्सेस कर्टेसिस कितनी है, 0, ठीक।
कर्टिसिस अभी तक आपको समझ में आ रहा है ना, जो पीक्डनेस है उसकी बात हम कर रहे हैं। लेप्टोकर्टिक क्या है कि शार्प टॉल पीक। ये जो आपको हैवी टेल्स दिख रही हैं, ये टेल्स हैवी हैवी दिख रही हैं, इधर बहुत लंबी टेल जा रही है, इधर बहुत लंबी टेल जा रही है ना, और ये कहाँ आ रही है, बहुत शार्प टॉल पीक है, डेट इज लेप्टोकर्टिक। यहाँ कर्टिसिस 3 से ज़्यादा होती है और कर्टोसिस 3 से ज़्यादा होती है। यहाँ पॉजिटिव एक्सेस कर्टिसिस आती है, मतलब जब एक्सेस हो जाती है तो वो पॉजिटिव वे में ही जाती है, ठीक। प्लेटिकर्टिक क्या है, मेसोकर्टिक क्या है, लेप्टोकर्टिक क्या है, आओ समझ लेते हैं। प्लेटी मतलब फ्लैट, जैसे कि मैंने बताया यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो फ्लैट होगा, वाइड पीक्स होंगी हमारी। डेटा जो होगा वो स्प्रेड आउट होगा मोर यूनिफॉर्मली। इसमें क्या होगा, मोर यूनिफॉर्मली। आज वाला लेक्चर इतना बेटा इतना ऐसा है ना कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या भारीपन है इस लेक्चर में, ठीक है। डेटा इज स्प्रेड आउट मोर यूनिफॉर्मली। कर्टिसिस वैल्यू हमें यहाँ जो है वो 3 से कम मिल रही है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे भी होता है वहाँ पे हमें प्लेटिकर्टिक देखने को मिलता है। थिन टेल्स मतलब फ्यूअर एक्सट्रीम वैल्यूज़। आ गया समझ में। मेसोकर्टिक है, मेमोरी ट्रिक भी लाई हूँ, सब कुछ लाई हूँ, अभी जो समझा रही हूँ वो समझ लो, ठीक है। मीजोकर्टिक क्या है, मिडिल या नॉर्मल वैल्यू, जो आपको परफेक्ट वर्ब वेल शेप कर्व दिखता है। कर्टिसिस यहाँ पे 3 होती है। डेटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल। यहाँ पे क्या था, यूनिफॉर्म। यहाँ पे क्या था, यूनिफॉर्म। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल। एग्जाम्पल क्या है, हाइट्स इन अ पॉपुलेशन। तो हाइट इन अ पॉपुलेशन आप देखोगे तो किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, वो एक नॉर्मल बेल कर्व की शेप में आएगा। स्टैंडर्ड बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन। वहीं लेप्टोकर्टिक क्या है, ये देखो। प्लेटिकर्टिक समझ में आ गया, मेसोकर्टिक आ गया, लेप्टोकर्टिक देखो सिंबल भी बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है, देख लो बस। लेप्टोकर्टिक मतलब थिन या नैरो, मतलब शार्प पीक होगी। ये पीक देख रहे हो, शार्प है ना, वेरी शार्प टॉल सेंट्रल पीक। हैवी टेल्स होंगी, मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी। कर्टिसिस 3 से कम ज़्यादा होगी। लाइक फाइनेंशियल रिटर्न्स डेटा जो होते हैं उनमें आपको लेप्टोकर्टिक देखने को मिलती है। मोर आउटलायर्स देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप कैसे याद कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो। लेप्टो प्लेटी मीसो। लेप्टो मतलब लॉफ्टी यानी कि टॉल पीक, पॉजिटिव एक्सेस कर्टिसिस, हैवी टेल्स। मीसोकर्टिक मिडिल या नॉर्मल, और जिसमें आपको बेस लाइन देखने को मिल रही होती है, एक बेल कर्व। प्लेटिकर्टिक क्या है कि पेनकेक फ्लैट होता है ना, तो वैसे ही नेगेटिव एक्सेस कर्टिसिस, थिन टेल्स। मुझे लगता है जो मैंने समझा है उसी से याद हो गया होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतनी सारी ट्रिक्स पढ़ लो, फिर आपको ट्रिक्स पढ़ने के लिए फिर अलग से ट्रिक्स पढ़ने पड़े तो कोई मतलब नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक। ये उन बच्चों के लिए है जो ढूंढते हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है, तो उन बच्चों के लिए है, समझे। लेप्टो साउंड स्लीपिंग यानी लीव्स यूपी टू अ हाई पी। प्लेटी साउंड फ्लैट, दैट लाइज फ्लैट। बोनस आपको जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि स्क्यूनेस जो आती है बार बार। स्क्यूनेस क्या होती है, इज सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द मीन। पॉजिटिव स्क्यू, नेगेटिव स्क्यू आता है एग्जाम में। पॉजिटिव स्क्यू को आप राइट स्क्यू कहते हैं, जिसका मतलब होता है जो टेल है वो राइट साइड में होगी। टेल राइट साइड में होने का मतलब क्या है। अब मैं आपको जो होमवर्क दी हूँ वो ये दी हूँ कि आपको क्या करना है। ये जैसे मैं ये जो ऐसे बना दे रही हूँ, सॉरी कुछ नहीं बन रहा है यहाँ, तो जो मैं ऐसे बना दे रही हूँ या ऐसे बना दे रही हूँ, इनके बारे में आपको इनके डायग्राम्स खोजने हैं। क्योंकि मैं अगर डायग्राम दे देती, आप जैसे इसे नज़रअंदाज कर रहे हो वैसे ही करते। इसलिए जब आप खुद से खोजोगे तब आपके दिमाग में बैठेगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जब तक आप खुद का दिमाग नहीं लगाओगे तब तक आपको ये भारी ही लगेंगे। तो मैं समझा सकती रही हूँ। अब एक बार साइड में जैसे 50 टैब आपकी खुली रहती हैं, फ़ोन में भी आपकी 50 चीज़ें खुली रहती हैं, तो आप एक बार पॉजिटिव स्क्यू का ग्राफ देखा और देखा हो कि टेल राइट में है तो कैसी दिखती है, या टेल लेफ़्ट में है तो कैसी दिखती है। वैसे देख के आओगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। टेल राइट में है तो क्या होगा, इसका मतलब है कि मीन ज़्यादा है मीडियन से और मीडियन ज़्यादा है मोड से। ये ज़्यादातर डेटा में आपको देखने को मिलता है, और ज़्यादातर डेटा आपका यहाँ पे लेफ़्ट में क्लस्टर्ड होगा। लाइक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं फ्यू वेरी रिच पीपल पुल द टेल राइट, ठीक। नेगेटिव स्क्यू में क्या होता है, लेफ्ट स्क्यू में क्या होता है, टेल जो होती है वो लेफ्ट में होती है। राइट स्क्यू में क्या होगा, टेल राइट में होगी। लेफ्ट स्क्यू में क्या होगा, टेल लेफ्ट में होगी।
ठीक, यहाँ क्या होता है ये याद रखना, मोड ज़्यादा होगा मीडियम से और मीडियम ज़्यादा होगा मीन से। मतलब इन लोगों में मीडियन चेंज हो रहे हैं, मीडियन वैसा ही वो मीन मोड चेंज हो रहे हैं, मीडियन वैसा ही है। इसमें डेटा मोस्टली राइट में होगा। ठीक, एग्जाम स्कोर्स वेयर मोस्ट स्टूडेंट्स स्कोर्ड हाइट। सिमेट्रिक में क्या होगा, नॉर्मल में क्या होगा, नॉर्मल में होता है मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं तो कोई स्क्यूनेस नहीं होती है। अब आपके स्क्यूनेस में सवाल आए हुए हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वो नहीं दिखाए हैं ग्राफ। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी तकल्लुफ़ करके एक बार इसका ग्राफ सर्च करो और देखो, क्योंकि आपको सब कुछ पका पकाया मिल जाता है तो आपको लगता है कि अरे इट्स है ही क्या, है ना। इसलिए मैं चाहती हूँ आप देखें। और इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो पॉजिटिवली, ये देखो ये आया हुआ है, इन अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ द लार्जेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लार्जेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पॉजिटिव देख रहे हो आप, यहाँ आपको मीन सबसे ज़्यादा दिख रहा है। मतलब आप लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करो, समझे, समझिए। अब समझ आया, अब आंखें खुली, अब इसको ठीक से दोबारा से पढ़ लेना, बस पढ़ लेना। अब यह आ गया है हमारा फेवरेट पार्ट, जहाँ पे इतनी देर से मैं बोल रही थी, अब आपका काम शुरू होता है। आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट डाउन करने हैं और मैं चेक करूँगी कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना कंसिस्टेंट हैं। क्योंकि हमने तो 10 दिन कवर कर लिए हैं, अब आप बताएं आपके क्या हाल हैं जनाब। इनके आंसर आपको कमेंट डाउन करने हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप पढ़ लो। और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं का मतलब ये ऐसे हैं जो कीवर्ड्स रख रहे हैं। ये आप जो बच्चों PYQ से रूबरू होंगे वो जान रहे होंगे कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। विच रिसर्च फिलोसफी होल्ड्स द रियलिटी इज़ ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी नोन थ्रू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। देख रहे हो, सारे कीवर्ड्स हैं, सारा मिर्च मसाला जो जितनी चीज़ें पड़ती हैं सब आपको सिखाती हैं, तो आपको बस पहचानना है। ठीक, ये हल्दी कहाँ है, धनिया कहाँ है, मिर्चा कहाँ है सॉरी। आप इसके आंसर कमेंट डाउन करो। और दूसरा क्वेश्चन की बात मैं अगर करूँ, रिसर्चर रिंग्स स्टूडेंट एज एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर, ये कौन से स्केल का एग्जाम्पल हुआ। ठीक, ऐसे आते हैं जो मैं आपको बता रही थी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। अब ऐसे आते हैं। अब यहाँ कोई रेशियो में होता, इंटरवल में होता तो वैसे होता। अब ठीक है, अब आपको क्या करना है, दो आपने एलिमिनेट कर लिए, दो में से आप बता दो। टेम्परेचर मेजर्ड इन सेल्सियस इन एग्जाम्पल ऑफ। इन हाइपोथेसिस टाइप 1 एरर रिफर्स टू which graph type is most appropriate to display the frequency distribution of a continuous variable। ये सारे क्वेश्चन आपको आंसर कमेंट डाउन करने हैं। और ये 6th क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन विद द कर्टिसिस वैल्यू ग्रेटर देन 3 इज टर्म्ड एज, ग्रेटर देन 3 है। कार्ल पॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्सिफिएलिटी इज एसोसिएटेड विद विच रिसर्च फिलोसफी। अब जिनको मालूम होगा कि कार्ल पॉपर कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, वो कौन सी फिलोसफी से रिलेटेड है, वो अपने आप आंसर दे देंगे। इतने तो होशियार आप हो ही। If p-value obtained in test is 0.03 and significance level is set at 0.05, the researcher should। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देख लो, समझ लो, दिमाग लगा लो और इनके आंसर कमेंट डाउन कर दो। इन अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द करेक्ट ऑर्डर टेंडेंसी। स्कैटर डायग्राम, स्कैटर आंसर नहीं दिखेंगे, चिंता मत करो। स्कैटर डायग्राम मतलब स्कैटर प्लॉट इज द बेस्ट यूज टू स्टडी। दीज आर द थिंग्स जिनके आंसर आपको देने हैं। और इसी के साथ हमारी साइकिल 1 यानी कि 10 दिन की जर्नी यहीं पे कंप्लीट होती है। एक बोनस लेक्चर आपको मिलेगा, कल मिलेगा लेकिन। और पेपर 2 में इंग्लिश में, जैसे कि आज हम पोस्ट मॉडर्निज्म करने वाले हैं, और क्योंकि आई गेस कि ये वाला लेक्चर भी आपका कल सुबह, मतलब कल सुबह नहीं, मतलब आज 31 को सुबह के टाइम में नहीं पढ़ पाएगा, तो आई थिंक ये शाम के टाइम में पढ़ा होगा, अपलोड हो पा रहा होगा कुछ दिक्कतों के चलते। बट द थिंग इज़ वी आर कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी। आपके पास पूरे दिन का टाइम रहता है, आपको बस थोड़ा सा टाइम निकाल के चीज़ें पढ़नी है, करनी है। और अभी तक अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन द प्रोसेस, क्योंकि अभी सेकेंड साइकिल में जो हमारी डे 11 होगा उससे हम और ज़्यादा धमाल करने वाले हैं। तो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट और ट्राई टू बी एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट, क्योंकि अगर एक्टिव पार्टिसिपेंट रहोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका, है ना। और ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे ऑल्सो, क्योंकि आज हमारा लेक्चर थोड़ा सा लंबा हुआ है और हम चाहते हैं कि आप इनके आंसर्स कमेंट डाउन करें और जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं उन्हें सीखें, समझें और जो जो होमवर्क दिया है वो करें। चाहे मैंने कहा हो कि इस ग्राफ की फ़ोटो देख लेना, ये फ़ोटो देख लेना, तो उनकी फ़ोटो थोड़ा कम देखना और जिनकी बताई हैं उनकी ज़्यादा देखना। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे एक अगले नए लेक्चर में, एक अपने नए साइकिल में। मास्टर सीरीज़ के 10 दिन बहुत अच्छे से बीते हैं हमारे, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी चीज़ें समझ आती रही होंगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ देना कमेंट बॉक्स में। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।